हाँ भाई, क्या हाल है? अंडर ग्रेजुएट की क्लास कब लोगे, कब लोगे, कब लोगे? मैं अब आपके सामने पहला पड़ाव रिलीज कर रहा हूं, इसका पहला पड़ाव, जहां पर मैं डेली आपको 60 सवाल कराऊंगा। ये सवाल आपको वीडियो सेक्शन में मिलेंगे और इन सवालों को डेली आपको लगाना है और अपनी अटेंडेंस देनी है। यस सर, मेरा हो गया आज का 60 सवाल। ये मैंने वो सवाल बनाए, या ये वो सवाल हैं जिसमें ग्रेजुएट का पेपर टस टू टस फंस गया था भाई साहब, और आप लोगों के अंडर ग्रेजुएट के लिए भी बहुत काम आने वाले हैं। अब यहां से ये सवाल आपको डेली बेसिस पे बनाने हैं। मैं आपके लगातार ये सेशन आपको कराऊंगा, आपको काफी मजा आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अब आप शुरू हो जाइए। डेली 11 बजे तैयार रहिएगा। डेली 60 सवाल हम करने वाले हैं और ये शानदार सीरीज रहने वाली है। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। ढेर सारा प्यार आप दीजिएगा और मैं उम्मीद करूंगा इस प्यार की बदौलत हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे आप लोगों को। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के सेशन को, और लाइक शेयर जरूर करना वरना कुट जाओगे तुम लोग। ठीक है, और फिर जैसे ही अब अपना ये हो जाएगा ना, उसके बाद में फिर अपन रेगुलर शुरू करेंगे अंडर ग्रेजुएट के लिए एग्जाम डेट आते ही। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने वादा किया था, खास टॉपिक्स आपके लिए चल रहे हैं और खास क्वेश्चंस आपके लिए चल रहे हैं और आप इनका दमदार तरीके से फायदा उठाएंगे। और ये जो मैं आज कराने वाला हूं, ये आपके पेपर में बिल्कुल आने वाला है मेरे भाई। तो आप सभी छात्र इन सवालों को छोड़ना मत और डिट्टो तरीके से इन सवालों को पॉज कर करके बनाओ आराम से। ठीक है, और आप लोग हमारी एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हो तो हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लिया करो यार, लाइक और शेयर कर दिया करो, मतलब इसमें रेटिंग दे दिया करो प्यारी प्यारी, क्योंकि कंटेंट अगर आपको हमारा पसंद आता है, हम मेहनत करते हैं तो किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं। आप यहां पर अपना 5 स्टार दो यार, मजा आएगा। आप भी खा लेना, हम भी खा लेंगे। और हमारे नए बैचेस भी आ गए हैं जिसमें आप जुड़ सकते हो हमारी एप्लीकेशन पर जाकर। ऑफर बस खत्म होने वाला है मेरे भाई, फायदा उठाना आपका काम है, मेरा काम तो आपको बताना है मेरे दोस्त। नए बैचेस प्राइम बैचेस है, 200 दिन का चैलेंज है। मैंने इस बार कोर्स नहीं लेकर आया, मैं सिलेक्शन का सिस्टम लेकर आया हूं, और ऐसा सिस्टम जो आप लोगों के लिए सिलेक्शन करवाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप मेरे साथ पढ़िए क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर। बिगनर्स भी इसको ले सकते हैं भाई, बच्चों में डाउट है। ठीक है, आप रेलवे कंप्लीट प्राइम बैच में सारी सब्जेक्ट्स आपको मिलती है 999 में मात्र, और 1.5 साल की वैलिडिटी आपको मिलती है। और आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। मैथ रीजनिंग कॉम्बो ले सकते हैं, मैथ का अलग से ले सकते हैं। जो भी बैच अभी ले लोगे उस पर आपको ऐसा जिंदगी में दोबारा ऑफर नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आता ही नहीं है, तो लॉन्चिंग ऑफर है। आप 10 तारीख से बैच शुरू हो जाएगा आपका, आप आनंद उठाइए। ठीक है मेरे भाई, अब क्या ही बच्चे कहते हैं सर मैंने तो ये ले रखा है मास्टरी, मैंने तो 100 डेज ले रखा है प्राइम में। तीनों में मैं अंतर स्पष्ट कर देता हूं। बैच कौन सा बेस्ट है? सारे ही अच्छे बैच हैं, बस नए बैच का फर्क है। ये नया बैच है, अभी आया है। वो ओल्ड बैच है, इसमें डिटेल फाउंडेशन है, सब कुछ है, बीओडी अवेलेबल है। आज पहले से दिन से पढ़ना है, सारा कंटेंट एक दिन में मिल जाएगा। 100 डेज टारगेट बैच है, इसमें सारा क्विक रिवीजन है। जेब में रख के 6 एग्जाम देने जा रहे हो साल भर में तो भी रिवाइज करके जा सकते हो। तो काम ऐसा किया हुआ है मेरे भाई, और प्राइम बैच ऐसा सुपीरियर बैच बनाऊंगा। 200 दिन का चैलेंज है भाई, कुछ नया आपको भी मिलेगा और कुछ नया मैं भी करूंगा आपके लिए। तो सब कुछ अच्छा है, आप जो लेकर तैयारी शुरू करो वो लेकर तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, नीचे इसकी पीडीएफ में डलवा दूंगा, और नीचे इसकी पीडीएफ में डलवा दूंगा, और आप बस आप आनंद लीजिए और सवाल को अच्छे तरीके से बनाइए हर एक चीज को। ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, कुट जाओगे भाई साहब फ्री में। ठीक है ना मेरे दोस्त, और लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए अब सेशन शुरू करते हैं अपन। आओ सवाल पे आ जाओ। किस ब्याज दर पर 4 साल में 4800 रुपए पर साधारण ब्याज के रूप में 480 रुपए की धनराशि होगी? अब ये जो सवाल, ये जो पेपर आज मैं कराऊंगा, इसको बिल्कुल जेन्युइन पेपर की तरह डील करना है, और कितने नंबर आपके आ रहे हैं मुझे कमेंट करना है भाई, ये बात आप समझ लेना। ठीक है मेरे भाई, आइए। तो पॉइंट क्या है, 4 साल में 4800 रुपए पर साधारण ब्याज के रूप में 480 रुपए प्राप्त होंगे। तो 480 रुपए की धनराशि प्राप्त हो रही है, 4800 रुपए पर हो रही है, 4 साल में हो रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए बॉस। 10/4 यानी कि 2.5% आपका आंसर आ जाएगा। तो जिस भी बच्चे का आंसर 2.5% आ रहा है वो ठीक है। अब कई बच्चे जल्दी जल्दी में 10% दे रहे थे, वो भी ठीक है, क्योंकि 10% 4 साल का है, तो 1 साल का निकालना होता है दर, तो 2.5% हो जाएगा। तो आप 10% अगर जल्दी निकाल पा रहे हो तो बढ़िया है, फिर 4 का भाग दे दो, बस इतनी सी चीज आपको करनी है। अगला सवाल आपके सामने, कि एक बंटन का माध्य आपको दिया हुआ है और आपको ये निकालना है। निकालो फिर, शकल क्या देख रहे हो मेरी? मैं क्या कह रहा हूं, पेपर की तरह अटेम्प्ट करना अगर कर सको तो, वरना छोड़ दो। भाई और बहनों ओ आ जाओ। 18 और 9 27, तो आप, या टोटल दे रखा है 50, तो आप मुझे बताइए
x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 और 9 27, अगर घटा देंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। तो x प्लस वाई की वैल्यू तो आपको 23 निकल कर आ गई है। जवाब यहां खत्म थोड़ी होता है, जवाब तो यहां से शुरू होता है। तो सबसे पहले काम अपन को, अगर इंटरवल दे रखा हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है? मध्यमान निकालना है। मध्यमान कैसे निकालोगे? 0 और 20 के बीच की वैल्यू होती है 10, 20 और 40 के बीच की वैल्यू होती है 30। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है 20-20 का अंतर ले लो। तो ये 50, ये आपका 70 और ये आपका 90। बस फ्रीक्वेंसी पता ही है, तो जब भी माध्य की बात आती है तो वो वाली बात जरूर आएगी। कौन सी वाली? एफ गुणा एक्स। जो तरीके हैं वही लगाने पड़ेंगे। आप सोचो जादू हो जाएगा, जादू अभी नहीं करेंगे अपन। 70, 330 यानी कि 400, 50x 630, 400 और 630 हो गया 1030 और 90y। 1030 प्लस 50x प्लस 90y बटे 50, और माध्य कितना आ रहा है? 54। तो भैया 50x प्लस का 90y बराबर 100 बटे 2, 2700 में से 1030 को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? तो हालांकि 0 0 0 0, 270 में से 103 घटा दो तो एक इक्वेशन बन गई और मेरे मजे हो गए। 270 में से 100 जाएंगे तो 170, 170 में से 3 जाएंगे तो 167। दूसरी इक्वेशन एक ये थी, तो मैंने इसको 5 से गुणा कर दिया, तो 5x प्लस का 5y, 23 पंजे 115। मैंने इसमें से इसको घटाया तो 4y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 7 में से 5 गया तो 2 और 52, तो y बराबर आ गया 13। अगर y की वैल्यू 13 आ चुकी है तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो x की वैल्यू अगर 10 आ गई तो 20 और y की वैल्यू तो 39, तो आंसर होगा 59। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मज़ा आया होगा, और पेपर में तो बहुत ही आने वाला है। ठीक है, हाँ ये अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट, 7, 9 और 11 का औसत। हाँ जी, 7, 9, 11 का औसत। मजाक लग रहा है ना? मजाक ही है। तो 9 ही होगा, 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, बीच की संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट, पॉइंट से पॉइंट उड़ा देंगे तो 6 चौके 24, 3 चौके 12, 4 और 4 8 आंसर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट आपका उड़ जाएगा। किन्हीं आंकड़ों का माध्य इतना है, बहुलक कितना है? तो मूलानुपातिक सूत्र से माध्य का बताओ। तो मैंने आपको फॉर्मूला ऐसे याद रखना है। देखो, जेड का मतलब बहुलक होता है, 3 गुणा माध्य का माइनस का 2 गुणा माध्य। जब ये सिंबल रखते हो ना तो जल्दी थोड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। अब बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे कर रहे हैं। तो बहुलक अगर 23 है, 65 दूनी 70 बटे 3, तो जवाब आया कितना? 93 बटे 3, 31। 65, अच्छा 65 दूनी 130 होगा भाई, 35 दूनी 70 थोड़ी है, 130। तो 130 बटे 3 कर दो, माध्यिका आ जाएगी। तो 153/3, 51 आ गया। तो 51 आपकी क्या है? माध्यिका हो जाएगी। 51 आपकी माध्यिका हो जाएगी। नेक्स्ट करिए। एक वार्षिक वार्षिक रूप से संयोजित होता है चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो 8 गुनी कब हो जाएगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, 8 गुनी कब हो जाएगी? 8 गुनी का मतलब होता है 2 की पावर 3। तो जो भी ये पावर है ना, उसको मल्टीप्लाई करना है बस। तो आप ये समझ लीजिएगा कि 24 वर्ष में हो जाएगी। 24 वर्ष में हो जाएगी। नेक्स्ट, एक मोबाइल को उसके क्रय मूल्य से 100% अधिक पर अंकित किया जाता है। क्रय मूल्य मैंने मान लिया उसका 1 रुपया है, तो आपकी एमआरपी कितनी हो जाएगी? 2 रुपया। 100% अधिक अंकित कर दिया। 2% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि अगर ये 100 है और अगर ये 200 है,
तो 2% का लाभ अगर कमाना चाहते हो तो 102 पर अगर बेचना चाहते हो आप, तो छूट कितनी देनी पड़ेगी? बोले भाई छूट है 98 की 200 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, तो भाई 49% की छूट देनी पड़ेगी आपको। सवाल आपको क्लियर होना चाहिए, वो आपके लिए जरूरी सेशन है। अगला सवाल देखेंगे कि 135, 54, 110, 198 का लैसे क्या होगा? भाई लैसे पे वो संख्या होती है जो इन सब से कट जाए। तो जीरो आ रहा है तो पहली बात जीरो वाला आंसर होगा ही होगा। बोले बहुत बढ़िया बात बताइए आपने सर। चलो 11 होगा, तभी 11 से डिविजिबल है। और बताओ भाई, और मैं ये देख रहा हूं 4 से कोई नहीं होना चाहिए, 2 से चलेगा। वैसे लेना चाहो तो ले भी सकते हो, हालांकि है ही नहीं 4 से। ये भी 27 दूनी 54 है, ये भी 55 दूनी 110 है, ये भी आपका 99 इंटू 2 है, तो 2 ही चलेगा बस, 2 से डिविजिबल। तो यहां 4 आ गया, कोई मतलब का नहीं है। यहां 4 लेने का भी कोई लॉजिक नहीं निकल के आता है मेरे हिसाब से। तो क्या लॉजिक निकल कर आता है? कोई लॉजिक नहीं निकल कर आता है। ठीक है, सवाल का आंसर होगा बी और डी में से। ये स्मार्ट तरीके हैं जहां कुछ करना नहीं पड़ रहा है, बस आराम से चिल जिंदगी कट रही है तुम्हारी। 135 से देखो आप, ये होता है 15 गुणा 9, तो 15 से चला जाए, 9 से चला गया कितनी बार? 110 बार। तो फिर 15 से कैसे जाएगा भाई? ये क्या 15 नंबर 135 होता है ना? अरे यार बोला करो यार। अगर 9 से चला गया 110 बार, 9 से अगर चला गया तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि यहां आप देखो कि यहां 27 बन रहा है, तो आंसर होना चाहिए 27 से डिविजिबल, ना कि इकलेते 9 से। चलिए 14 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन का आयतन। पहला काम है वही करो जो आपके दिमाग में चल रहा है। सर क्या चल रहा है? 11 का मल्टीपल 9 9 9 9 9 9 9 9। ठीक है, चलिए तो क्या करना चाहिए फिर अपन को? फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। वो प्रैक्टिस करके मत जाओ जो बहुत प्रिडिक्टेबल है। कुछ किस्मत अच्छी है तो बात अलग है, किस्मत अगर खराब है तो सारे के सारे ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे। तो फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना। तो अब यूनिट डिजिट बचा लेगा क्या? तो बोले 8 नाम 72, 2 दूनी 4, तो 4 एज ए यूनिट डिजिट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। 4 एज ए यूनिट डिजिट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर? एक व्यक्ति शांत जल में इतने की चाल से जाता है। शांत जल में नाव की चाल होती है v और धारा की चाल होती है u। तो धारा की दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे। 4 घंटे। नेक्स्ट, अगला। कभी भी इस तरह का बोर्ड मास आए, तोड़ तोड़ के कर सकते हो, ज्यादा बढ़िया रहता है। इस हिस्से को अलग करो सॉल्व, इस हिस्से को अलग करो, इस हिस्से को अलग करो और इनको अलग कर लो, जिससे कि क्या रहता है? अरे देखो 5 का भाग दे दिया, 5 आ गया। पहले ऑफ सॉल्व कर दिया, 6 में से 4 गया तो 2। कितना आसान लग रहा होगा? देखो 18 बटे तो 9 और माइनस का 4, 5 और 5 10 और 2 12 आंसर है। अगर आप इसको एक साथ पूरा देखोगे ना, बहुत टेंशन हो जाती है बहुत। इतना बड़ा सवाल है नहीं है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के करोगे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है। तो दोस्तों ये वाले कोण मैं कह सकता हूं कि बराबर होंगे। क्यों? ये वाले कोण इसलिए बराबर होंगे क्योंकि संगत कोण है, और सब संगत कोण होते हैं तो दोनों बराबर भी होते हैं। तो x की वैल्यू अगर 70 आ गई तो ये 150 डिग्री हो गया। तो ये वाले कोण और ये वाले कोण भी बराबर होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो 150 डिग्री आपका आंसर होगा। तो 150 डिग्री आपका आंसर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण दे रखा है। एक मीनार है, उसका टॉप है, यहां पर एक बिंदु है, उससे उन्नयन कोण दे रखा है। उन्नयन कोण के मतलब समझते हो? नीचे से ऊपर की तरफ देखना, नीचे से ऊपर की तरफ देखना। वो दे रखा है 30 डिग्री। ये 30 मीटर की दूरी पर है बिंदु, तो आपको हाइट निकालनी है। तो 60 डिग्री के सामने अगर आपका 30 मीटर है तो 30 डिग्री के सामने आपका क्या होता है?
30/√3 होता है, और इसको आप रैशनलाइज कर लो, यानी कि परिमेयकरण कर लो इसका, 10√3 आपकी हाइट आ जाएगी, 10√3 आपकी हाइट आ जाएगी, 10√3 आप अपनी हाइट यहां मतलब इसकी हाइट दे देंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब ये सेशन कैसे, ये क्वेश्चन कैसे करना है अपन को, देखो बहुत आसान है। यहाँ ये आपका राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे 4/27 है, तो एक काम करो, बेस में देखो 4/27 कहां है, बोले यहां है, तो यहां एज इट इज बेस है तो ये प्लस में रहेगा, बेस यहां उल्टा है ये माइनस में हो जाएगा, बेस यहां उल्टा है ये माइनस में हो जाएगा। तो देखो प्लस के 9 से माइनस के 9 तो घट गए, क्योंकि जब गुणा में होते हैं तो जुड़ जाती हैं घातें। तो अब आप यह देखिए कि बस ये माइनस का 15 और ये इसके बराबर करना है बस। और थोड़े से भी समझदार स्टूडेंट भी हो तो करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। 30 इधर आ गया, m बराबर माइनस का 6। ये कहानी है। अगला सवाल देखिए, फिर से आपका देखो 2 पार्ट में सवाल है। मैं आपको कहता हूं ना घबराहट हो जाती है, मैंने कहा इसको तोड़ दो 3 भागों में। मैंने एक भाग ये लगा दिया अलग, एक भाग ये अलग लगा दिया, और ये पूरा एक साथ ले लिया। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चनों को एक साथ सॉल्व मत करो, पार्ट्स में करो। देखिए छह डिवाइड 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 होगा पहले, 9 6 की 54 और 4 58। तो देखो ये निकलकर 58 आ गया, मेरी टेंशन खत्म। 3 4 में से 3 गया तो 1 2 और 1 3, या फिर हम कह सकते हैं 3 में से 2 गया तो 1 और 1 2। अब ये पूरा ब्रैकेट है बाहर, हम्म 4 माइनस, अच्छा केवल इसी के लिए ना, तो 60 आंसर आ जाएगा। ये 2 इसी के साथ में है, वो अलग है, वो 58 अलग जा रहा है, ठीक है ना। तो 58 और 2 60 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, त्रिभुज पी क्यू आर एस में आर और एस के समद्विभाजक टी पर मिलते हैं, और एस टी आर इतना है, पी और क्यू का अनुपात इतना है, तो क्यू और पी का देखो, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, पढ़े हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, करके बताता हूं। देखो पी क्यू आर एस एक आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें बोला गया आर और एस का जो एंगल बाइसेक्टर है वो टी पर जाकर मिलता है, और ये जो वैल्यू दे रखी होती है वो 87.5 है। तो बस इतना जरूर समझने की कोशिश करना दोस्तों कि जो ये बाकी के जो 2 एंगल है ना, पी और क्यू, इन पी और क्यू एंगल का जो सम होता है, इनके एंगल बाइसेक्टर्स का जो आ रहा है ना एंगल, उसका डबल हो जाता है बस, 175 डिग्री के बराबर है योग। तो अनुपातों का योग कितना हो रहा है, 5 बराबर 175, 5 तिया 15 और 5 25, 1 बराबर हो गया 35। तो Q और P का अंतर 1 रेशो, ये देखो रेशो का अंतर 1 रेशो, ये तो 35 डिग्री आपका राइट आंसर होगा, 35 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी सी की आपको टोटल आय के इस अनुपात में बांटा गया है। बी ए को 15,000 रुपीज दे देता है, जिसके बाद ए और सी की आय बराबर हो जाती है। बढ़िया है, बढ़िया है ना। बी ए को 15,000 दे देता है जिसके बाद ए और सी की आय बराबर हो जाती है। अभी मैं सवाल को ऐसे देखूं कि ये ए को मिल रहा है 3x, इसको मिल रहा है 5x, इसको मिल रहा है 4x, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं बस ये कहूंगा कि बी ए को 15,000 देता है, तो बी ने दिया है, तो ए और सी की बराबर हो जाती है, तो x बराबर फिर से 15,000 ही आ गया, लो तो 9 और 3 12, 12 15 180, ये लो खेल खत्म। सर ये क्या किया भाई, x बराबर आ गया ना 15,000, तो टोटल कितना है, 9 और 3 12, x ही तो है, अब x की वैल्यू 15,000 रख दो, 180 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति को अपनी
ओरिजिनल स्पीड के इतनी चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय उस सामान्य चाल पर उसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय से इतना अधिक है। वो तो ऑब्वियस सी बात है। आप 4 से चल रहे हो, अब 3 से चलने लग गए, स्पीड आपने डाउन कर दी, तो आपका टाइम भी उल्टा हो जाएगा अगर दूरी बराबर है। तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है? 1 घंटे 40 मिनट, यानी कि 100 मिनट आपका एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। तो यहां पर कितना टाइम लगेगा? 300 मिनट लगेगा सामान्य चाल से चलने में समय। 300 मिनट को घंटे में बदलेंगे 5 घंटे, 60 का भाग दे दोगे ना, तो 5 आवर्स, 5 आवर्स आपका टाइम हो जाएगा, 5 आवर्स आपका टाइम हो जाएगा। कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए, इसको कॉस ए को कॉमन भी ले सकते हो। तो बात आ गई है सर 1 प्लस का साइन ए प्लस 1 माइनस का साइन ए, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये खत्म, 2 से कट गया 2 बार, तो 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। तो जिस भी स्टूडेंट का आंसर 60 डिग्री आ रहा है वो ठीक है। सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट, और जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो साथ में भी सॉल्व किया करे भाई, है ना, क्योंकि जितनी स्पीड, भाई मैं तो चलो बोल बोल के भी करता हूं, आपको तो खटाखट खटाखट रफ चलानी है और क्या है। देखो अंकित मूल्य दिया हुआ है, 20% का डिस्काउंट यानी कि 80%, 10% का डिस्काउंट यानी कि 90, X% का डिस्काउंट, तो आपने कोई चीज 164.7 में बेच दी। 25 अट्ठे 200, यहाँ 2 आ रहा है, 9 से काटो, 9 एकम 9, 7, 9 8 72, 9 तिया 27, और सीधा 2 का भाग दे दो, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 91.5 आ गया मेरे हिसाब से। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8.5। अगला सवाल देखिए, अगर इस तरह की अपरिमेय संख्या दे दी जाती है तो आप जानते हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या को डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता, इसके कॉन्जुगेट से गुणा इसलिए किया जाता है जिससे कि इसके डिनोमिनेटर से ये जो इरेशनल नंबर है वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो 5√2 प्लस का 7 यहाँ है, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 50 में से 49 चले जाएंगे। तो 5√2 प्लस का 7 बराबर हम ये कह सकते हैं कि ये a√2 प्लस के b के बराबर है। तो a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 7 है। मैं भी खुश, आप भी खुश। 70 को x% घटाने पर वही आता है जो 60 को x% बढ़ाने पर आता है। तो 70 को x% घटाने पर वही आता है जो कि 60 को x% बढ़ाने पर आता है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, 100 प्लस का x, 100 माइनस का x, 7/6, 100 और x का जो रेशो आ रहा है 7 और 6 13 1, तो x बराबर आ रहा है 100/13 परसेंटेज में। तो आपसे पूछा गया है कि 50 का, तो मैं क्या करूंगा, इसका 50% निकाल दूंगा। भाई ये भी तो कह सकता हूं 50 का x% है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं 50% ऑफ x, ये परसेंटेज की पहली प्रॉपर्टी होती है। तो x की वैल्यू जब मुझे पता है तो उसका 50% हो जाएगा 50/13। तो 13 13 3 39, 3.84 आंसर आ जाएगा। मजा आ गया भाई, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे डील, अब आएगा मजा। अरे यार तुम बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हो यार, हैं। चलो, तो यार क्या करूं गुरुजी, ये क्या है ये? मैंने कहा कुछ नहीं है, आप जब इसको खोलोगे तो ये क्या बन रहा है, a² + b² - का 2ab।
बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac, ये 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी है। बस ये चीज मेरे को चाहिए, मेरा आंसर आ जाएगा। इवन मैं 2 को भी कॉमन ले सकता हूं, तो जवाब आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी है, क्योंकि ब्रैकेट में मैंने बाहर माइनस कॉमन ले रखा है। अब देखो भाई, ये मेरे पास पड़ा हुआ है 38, और ए बी बी सी सी ए की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? ए बी बी सी सी ए की वैल्यू निकाल दूंगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी है। 38 में से आपने प्यार से सॉरी 100 में से आपने प्यार से 38 घटा दिया, तो बात आई है 62 तक, बटे 2 कर दोगे तो आ जाएगा कितना? 31। तो 7 दूनी 14 आंसर आ जाएगा आपका। सभी बच्चे कर पा रहे हो क्या? हाँ, चलिएगा। किसी वस्तु को किसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 से बेचने पर इतने की हानि होती है। यदि 84% पर बेचता है तो लाभ हो जाता है। अब भाई साहब देखो, यहां पर मैंने कल भी समझाया था कि अगर ये परसेंटेज है तो इसको भी परसेंटेज ले लो। तो 27, 73, 100 प्लस जो भी आएगा मैं एक्स मान लेता हूं। तो यहां 4 से काटा 21 बार। अब देखो, यूनिट डिजिट 3 वाला आंसर है, डी ऑप्शन। 120 किलोमीटर की यात्रा के दौरान 60 किलोमीटर 60, 30 किलोमीटर 60, 30 किलोमीटर 60। अब भैया कई सारे बच्चों के मन में कई सारे भाव आते हैं, अरे सर कैसे करेंगे? भाई देखो, कुल दूरी दे रखी है 120, कुल समय कितना हो जाएगा? 1 घंटे, आधा घंटा और 1 घंटा, तो कितना हो गया भैया? 2.5 घंटा। 120 5/2, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको कुल दूरी बटे कुल समय से लगाना ठीक लगा? आप मुझे खुद बताना, या फिर आप कोई और मेथड भी लगाना चाहते हैं? जैसे कि कोई और मेथड कई सारे बच्चों के मन में आता है कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं। मैंने कहा भाई कैसा करने का विचार है तुम्हारा? कि बोले सर टाइम ले लें फिर उसको जेएसएम से सेट कर दें। कर सकते हो, तो वो आप अपना टाइम ड्यूरेशन देख लो कि जिससे आप कंफर्टेबल हो वो आप लगाओ, ठीक है? मैं इससे कंफर्टेबल रहता हूं। नेक्स्ट, कुल दूरी बटे कुल समय। अब √3 और √2 दे रखा है, तो ऐसे सवाल कैसे करने हैं? अब 1/x की वैल्यू कहां है? देखिए, तो √3 प्लस √2 हो गया, तो √3 माइनस √2 हो जाएगा। क्या होता है भाई? ये बिटू इसका कॉन्जुगेट होता है, ये इसका कॉन्जुगेट होता है। ठीक है? हाँ, अब इसका ये कॉन्जुगेट है, तो आप यहां से x प्लस 1/x की वैल्यू तुरंत निकाल के दे सकते हो मेरे को, 2√3। अब जब ये आ चुका है 2√3, क्योंकि जोड़ेंगे तो 2√3, अब इस पे जाओगे तो कितना हो जाएगा? p स्क्वायर माइनस का 2, तो 2√3 का हो जाएगा, 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा 12, 10। बोलिए, मजा आ रहा है? चलो मैं अगर तुम्हें एक सवाल देता हूं कि रेडियस अगर आपकी 37.8 है, ठीक है? रेडियस अगर आपकी 37.8 है, और मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई मुझे गोले का आयतन बता दो, तो कैसे करोगे इस सवाल को? सवाल एक लाइन का है, पिद्दी सा। जो नॉलेज हम दे रहे हैं ना वो लगानी पड़ती है, ठीक है? अब वो वही वाली बात है, समझदारी वाली बात है। सर क्या करोगे आप? अब तो फंस गई रजिया गुंडों में। मैंने कहा नहीं फंसी भाई साहब। देखिए, मैंने आपको क्या सिखाया है कि रेडियस अगर 21 होती है तो वॉल्यूम होता है 38,808। अरे हाँ, वो तो सिखाया है आपने, बट आपका सवाल तो ये है ही नहीं ना। मैंने कब बोला? मैंने कहा ये है। मैंने ये देखा कि अगर मुझे 37.8 बनाना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा इस 21 के साथ में। तो मैंने कहा कि 21 में मैं ऐसा क्या गुणा कर दूं,
21 में मैं ऐसा क्या गुणा कर दूं जिससे कि 37.8 बन जाए? 7 या 21, 7 पंजे 35, 7 चौके 28, 18 या 54, 9/5। गुरुजी ये क्या किया आपने? मैंने कहा ये वही किया जो करना चाहिए था आपको भी, कि अगर मैं इसमें देख रहा हूं कि अगर मैं 9/5 का गुणा कर दूं तो ये बन जाएगा क्या? मैं दोबारा देख लो, 21 में ऐसा क्या गुणा कर जाऊं जिससे कि 37.8 बन जाए? तो 7 या 21, 7 पंजे 35, 7 चौके 28, 3 से काटा 18 बार, तो 1.8 का मतलब 9/5 है, तो इसमें 9/5 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो अगर इसमें 9/5 का गुणा कर रहे हो तो आपका जो आंसर होगा 9 का क्यूब 729, 5 का क्यूब 125। बोलिए। क्योंकि वॉल्यूम में जो भी आप रेडियस में गुणा करते हो, वॉल्यूम का मतलब है क्यूब होना। सही है। अब इस 125 को कैलकुलेशन के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? 1/8। तो 8 नाम 72, 2 अट्ठे 16, तो 6 इकाई अंक का उत्तर आ जाएगा। चेक कर लेना। षटभुज की भुजाओं की संख्या और विकर्णों की संख्या का योग बता दो। तो किसी भी षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं और विकर्ण कितने होते हैं? n इंटू एन माइनस का 3/2, 3 तिया 9, तो आंसर आएगा 15। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है भाई? तो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर एच। तो 3 अट्ठे 24, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 16 सत्ते 112, रेडियस आ गई 7। रेडियस 7 आ चुकी है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब कहते हैं ना कि दिमाग में चलता रहता है, पाई आर स्क्वायर 154 लिख दूं आपको, गुस्सा तो नहीं होगे? पाई आर एल, एल की वैल्यू कैसे निकालोगे? बोले सर देखो ये 7 आ गई, ये 24 है, तो ये 25 हो जाएगा। 7 24 25 ट्रिपलेट काम आता है ना फिर। 550 और 154, 704, 704। 7 और 7 14 में से 4 गया तो 10, 7 में से 10 गया तो माइनस का 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का 11, 7 और 3 10, माइनस 11 माइनस का 1, माइनस का 1 और 14 प्लस का 13। अब 13 में से 13 गया तो 0। लाइन टू लाइन चलना होता है इन सवालों में। ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो k का मान क्या होगा? 11 से डिविजिबल है तो k का मान क्या होगा? अगर 11 से डिविजिबल है तो देखो भाई, 7 और 4 11, 11 और k, 11 और 5 16, 7 और 4 11, 11 और 5 16 प्लस k, 8 और 5 13, 13 और 8 21 और 4 25, तो 16 और 9 25, 9। एक निश्चित यात्रा का 1/4 भाग को 15 की चाल से, 1/6 भाग को 40 की चाल से और बाकी के भाग को 30 की चाल से तय किया जाता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करवा दो ना। देखो प्यारे दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 1/4 1/6 और बाकी का हिस्सा, तो आप टोटल यात्रा मान लो 12 यूनिट। 1/4 का मतलब हो गया 3 यूनिट, 1/6 का मतलब हो गया भैया 2 यूनिट, और बाकी कितना हो गया? 7। तो दूरियों का यूनिट तो ये निकल कर आ चुका है। अब आप ये कह सकते हो कि इसके लिए जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो टोटल अगर मैं कहूँ तो ये 120 है। 15 अट्ठे 120, 40 तिया 120, 30 चौके 120। तो कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी हो गई 12, और उसमें देखो गुणा कर दिया मैंने 3 का, 2 का और 7 का, 28 और 6, 28 और 6 34,
34 और 24 58। तो जवाब निकल कर आ रहा है 12×72 720/29। तो यूनिट डिजिट से अगर आप करते हो ना तो कितना हो जाएगा, 0। 9×4 = 36 और 4 हो सकता है, 3×3 = 9, ये तो पॉसिबल नहीं है। 7×5 = 35 और 4 ये भी नहीं है। 45, ये दोनों ही पॉसिबल हैं, ए और डी। अब आप क्या सोच रहे हो, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं 29 का टेबल बोलता हूँ तो 2 बार तो जाएगा नहीं, 29 तिया 2 बार ही जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं भाई। 29 तिया 87 थोड़ी हो रहा है, हाँ, हो ही नहीं रहा। तो आसानी से आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, अगला सवाल करोगे कि अब निम्नलिखित बंटन का जो है वो माध्य क्या है। देखो, माध्य निकालने के तरीके बहुत सारे होते हैं, उन तरीकों को जरा समझाता हूं आपको कि यहाँ पर इकाई अंक सारे अलग अलग भी हैं यहाँ, लेकिन दो यहाँ सेम है। अब आप सोचते हो तो आप पहले यूनिट डिजिट से सोचो कि अगर ये आपका x है और ये आपका f है तो f गुणा x कर दो। तो 9×3 = 27 का 7, 6×2 = 12 का 2 और ये 0, 9×7 = 63 का 3 और ये 0, 5 और 2 5 और 7 12। अब इसमें अगर भाग कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी का 5, 8 और 5 13 और 7 20, 0। अब फंस गए। अब 0 कब कब आए पता नहीं, 0 से काटें तो कैसे आए, क्या हो कुछ नहीं पता। तो अब आपको क्या करना है, पूरा मल्टीप्लाई करना है। एक तो तरीका ये बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें से पेस ले सकते हो, बट आप ये सोचो कि आपका जो एवरेज होगा वो कहाँ स्थित होगा। 19 और 36 तो छोटी संख्याएं हैं, ये सारी 60 के और 85 के पास में है। तो एवरेज शिफ्टिंग भी आप देख सकते हो कि एवरेज शिफ्टिंग कहां जा रही है। ठीक है, आइए तो अब मैं पॉइंट पर आता हूं। सर ऐसे सवाल को करना कैसे, अब ये बताओ आप। तो भैया f×x करो, 19×3 = 57, 19×6 = 114 और 5 119, 36×62, कितना लेंदी सवाल ये हो जाएगा। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूं, आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो तो ही करना, आसान होने के चक्कर में टफ कैलकुलेशन में मत घुस जाना। 8×6 = 48, 4 30 और 4 3480 और 17×9 = 153, 102 और 10 112 और 5 117, 7×5 = 35, 56 और 3 59। सबको जोड़कर फ्रीक्वेंसी का भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। इन अभी तो गुणा भी करना है और सबको जोड़कर फ्रीक्वेंसी का भाग कर देना, आ जाएगा। टिपिकल है, मैं भी ये समझता हूं, आप भी ये समझते हैं। हाँ, तो जो आ रहा है वो आप बताइए कितना आ रहा है लगभग, वो भी अप्रोक्सीमेशन में भी आएगा, शायद पूरा कटेगा भी नहीं है। 14,032 के करीब आएगा। और फ्रीक्वेंसी का जो सम आ रहा है 7 और 3 10 और 10 20, 270 के आसपास। अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आई थिंक 52 के आसपास बनेगा, वो भी अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा टफ सवाल है, बट ठीक है, क्या ही करना है, छोड़ भी सकते हो कर भी सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए। 6 संख्याओं का जो औसत है वो 18 है। प्रत्येक संख्या में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो एवरेज क्या हो जाएगा। अगर 6 संख्याओं का एवरेज 18 है और हर संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो आपका जो नया एवरेज होना है वो क्या हो जाएगा, 23। क्या हो जाएगा भाई, 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अगला सवाल करिए। एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 3/11 पर बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। यदि इसे उसके मूल विक्रय मूल्य के 84% पर बेचता है तो लाभ क्या होगा। देखो, मैंने आपको बताया कि या तो आप इसको फ्रैक्शन में ले रहे हो 3/11, तो 84% को भी फ्रैक्शन में लिख दो। 25% की हानि यानी कि 75, तो x क्या हो रहा है वो देखते हैं। 15×2 = 30, 15×5 = 75, 5×4 = 20, 21×4 = 84। x बराबर 11×1 = 11, 231। अब जब 231 आ रहा है इसका मतलब पता है क्या है, 131% का प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। 100 में से घटाना होता है, 100 इसमें से घटा दोगे तो 131% का प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करिए। एक मोबाइल को उसके क्रय मूल्य से 150% अधिक अंकित किया जाता है।
एक मोबाइल को उसके क्रय मूल्य से 150% अधिक पर अंकित किया जाता है। 20% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए? बताओ भाई। तो क्रय मूल्य से 150% अधिक पर अंकित कर दिया, तो क्रय मूल्य अगर आपका 100 है तो 150% अधिक पर अंकित कर दिया यानी कि 250। अब बोला जा रहा है कि 20% का लाभ कमाना है तो क्या करना चाहिए? 130 बटे 250 गुणा 100। तो भैया 52% की छूट पर बेचा जाना चाहिए, 52% की छूट पर बेचा जाना चाहिए। अगला करें। 11, 13, 15, 17 इस तरह से आपको दे रखे हैं और पूछा गया है कि इनका मानक विचलन कैसे निकालोगे। तो देखो, सबसे पहला काम देखो कि ये क्या है। बोले सर ये एक तो एपी है। एपी में अगर आप कहते हो कि पहला पद 11 है, फिर 13 है, फिर 15 है, फिर 17 है, ऐसे ऐसे 71 तक आप जा रहे हो, ऐसे ऐसे 71 तक आप जा रहे हो। ठीक है। हाँ, आप बस मुझे इतना सा बता दो कि अगर आप यहां नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? अंतिम संख्या माइनस का प्रारंभिक संख्या बटे 2 प्लस का 1। 60 बटे 2 30 और एक 31। तो यहां पर जो पद हो जाएंगे आपके 31 टर्म्स हो जाएंगी, 31 टर्म्स हो जाएंगी। सवाल अभी क्या है ये पहले देख लो, एक एक करके जो डेटा आपके पास कलेक्ट हो जाए वो जरूरी है। अच्छा, यहां से नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, यहां से माध्य भी निकल कर आ जाएगा। कैसे? प्रारंभिक संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। 82 बटे 2 41, ये माध्य आ गया। भाई माध्य भी आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स भी आ गया है। आपको यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया मानक विचलन कैसे निकालूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालूंगा। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, मेन वही चीज है। तो यहां पर मैं कहता हूं सर अच्छी बात है, आपने नंबर ऑफ टर्म्स भी यहां पर निकाल लिया है। मानक विचलन कैसे निकालें? तो पहले हम सिग्मा स्क्वायर की बात करते हैं। फॉर्मूले पर आ जाता हूं थोड़ा। 1/n समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है ना। समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स के ऊपर बार का स्क्वायर, यही है। बोले सर है तो यही। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो बोल दो सर ये याद ही नहीं है हमें। तो भाई याद है तो कोई बात नहीं है, याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। एक तो ये फॉर्मूला होता है। अब एक फॉर्मूला और होता है जहां पर सारी विषम संख्याएं आ जाती हैं। अब सारी विषम संख्याएं आ जाती हैं तो कैसे करना है ना, लगातार अगर विषम संख्याएं आ जाएं तो उसके लिए क्या निकालते हैं, मानक विचलन अगर निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए। डी, डी आपका है डेविएशन, नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर माइनस का 1, नोट करिए। डी आपका क्या होगा, इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो मान के चलिए, नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर माइनस 1/12। सॉल्व कर लो। डी की वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 31 का स्क्वायर माइनस का 1/12, 2 960/12 यानी कि 2√80। 16×5 = 80। तो मेरे हिसाब से जो 8√5 है वो आंसर हो गया। बहुत गजब का सवाल है। और आप समझिए कि आपके ये अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग जगह काम करते हैं। ये बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, आपने शायद अभी तक जिंदगी में पढ़ा भी नहीं होगा, जितने भी बच्चे कहीं भी पढ़ते होंगे आज से पहले। बट ये समझ लेना
कि जो चीज मैं आपको करवा रहा हूं वो शायद आप सभी छात्रों को पता होनी चाहिए, तब जाके बात बनती है। हाँ, तो नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि किसी भिन्न के अंश में 2, हर में 5 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न 1/2 के बराबर होती है। किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 5 जोड़ने पर जो भिन्न है वो 1/2 के बराबर होती है। चलो, इसके अलावा इसके अंश और हर दोनों में से 2 घटाने पर 1/3 के बराबर होती है। मैंने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आप ऑप्शन से भी उठा सकते हो, बहुत अच्छा भी लगेगा आपको ऑप्शन से करने में, बट एक बार तरीका समझ लो, बेसिक समझ लो, बड़ा जरूरी चीज होती है बेसिक भी कभी कभार। y प्लस का 5, तो 2x माइनस का y बराबर 1, 3x माइनस का 6 बराबर y माइनस का 2, 3x माइनस का y बराबर 4, माइनस प्लस माइनस, ये खत्म कर दूंगा, x की वैल्यू यहां से 3 आ जाएगी निकल कर। अब x की वैल्यू 3 आ गई है ना, तो y की वैल्यू भी यहां से निकाल लो आप। तो 3 दूनी 6, 5। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वो फ्रैक्शन क्या है, वो 3/5 है। ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर 5 है। न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर 3/5। अगला करेंगे ना, टू टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है पता है क्या? वैसे भी पता हो तो भी अच्छा है, नहीं पता हो तो वैल्यू पुट करनी है आपको। भाई 2 tan θ 1 प्लस, ऑप्शन से भी कर सकते थे भाई, है ना। तो ये पता होना चाहिए कि भाई ये sin 2 θ के बराबर होता है, और sin 2 θ की वैल्यू करेंगे तो sin 60, और sin 60 की वैल्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos 30 के बराबर, sin 2 θ। अगला करेंगे, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में, ए अकेले उस काम को 24 दिन में, टोटल मैंने मान लिया 72, 18 चौके 72 और 24 तिया 72। ए की एफिशिएंसी 3 आ रही है और बी की एफिशिएंसी 1 आ रही है। बी अकेले कार्य का 1/4 भाग, 1/4 यानी कि 18 भाग, कौन, बी अकेला 18 में करेगा, इतने दिनों में पूरा कर लेगा। 8% की साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए की राशि को इतने रुपए होने में कितना समय लगेगा भाई साहब? तो भाई साहब 540 रुपए आपका ब्याज आ गया, 1500 रुपए पर आ गया, 8% की दर पर आ गया, और समय निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 अट्ठे 120, 6 दूनी 12, 6 नाम 54, 9/2, 4.5 वर्ष, 4.5 वर्ष। 2 ट्रेनें 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में आ रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 480 है और दूसरे को पार करने में 28 सेकंड लगते हैं। तो कोई बात नहीं है, जब हम कहते हैं कि एक ट्रेन की लंबाई 480 है, दूसरी ट्रेन की लंबाई बताओ, और रिलेटिव स्पीड 180 हो जाएगी, उसको 5/18 से गुणा करेंगे तो 28 सेकंड का समय लगता है। तो ये सब सॉल्व करने के ऊपर है। 1400 माइनस 480, 1000 में से 80 घटा देंगे तो 920, तो 920 आ जाएगा जवाब, सी ऑप्शन 920। अगला करिए, 2 समरूप त्रिभुज आपके सामने हैं, उनका परिमाप आपके सामने दिया हुआ है, ये उनके परिमाप है, ठीक है। एक्स वाई दिया हुआ है, पी क्यू। तो दोस्तों ये बात आप समझ के चलना कि अगर किसी भी त्रिभुज के परिमाप का अनुपात दिया हुआ है, वही उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी होगा, वही उनकी साइड का भी रेशो होगा। अगर यहाँ आप एक्स वाई ले रहे हो तो यहाँ पी क्यू आपको निकालना होगा। तो अगर आप एक्स वाई ले रहे हो तो ये एक्स वाई है, यानी कि 12,
तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। पी क्यू ऊपर लेना है, पी क्यू ऊपर लेना है 24। ठीक है, अगला करिएगा। 7.2 और 20 के बीच में मध्य अनुपात क्या होगा? तो 7.2 और 20 के बीच में मध्य अनुपात 144 का हो जाएगा 12। 144 का हो जाएगा 12। एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या इतनी है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, बेलनाकार टंकी की बात करें, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, जो कि 628 के बराबर है। 2 × 22/7, r की वैल्यू अगर 5 है तो h प्लस 5 628। चार से काट दिया मैंने 11 बार, 4 से काटा, 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। ठीक है, भाई देखो कितना बेकार क्वेश्चन है, बेकार तो है ही। अब आप 5 से काट लो और क्या करोगे? 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 2/5 यानी कि 31.4। अब 11 से काट लो और क्या करूं? अभी तो केवल अभी एच निकलेगा, फिर अपन को वो 2 पाई r h अलग से लगाना है। समझ रहे हैं? 11, 11 दूनी 22, बचे 9, 11 अट्ठे 88, बचे कितने? 6, 11 पंजे 55। ठीक है, 11 पंजे 55, ये आ गया लगभग। अब इसमें से 7 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2.85 × 7। 7 अप्रोक्सीमेशन में चल रहा है अभी। 56 और 3 59, 7 दूनी 14 और 5 19, ये लमसम 20 आ रहा है, तो h की वैल्यू 15 के आसपास आ रही है। हालांकि 15 से कम ही होगी, ये समझ के चलना। मैं देखता हूँ भाई, जितनी कैलकुलेशन मैं कर पा रहा हूँ वो आपके सामने लिख रहा हूँ। 2 पाई r h, 15 कहाँ से आ गया? 15 आ जाएगा, ठीक। 15 से कम, 15 से कम मैंने मान लिया अगर ये 14 होता तो जवाब आता 440 लमसम। अब है क्या 440 के पास कुछ? बोले सर 440 से अगर कम भी देखें तो 401 है। मैं देखो मेहनत तो कर ली इसमें अपन ने, नहीं बैठ पा रहा तो नहीं बैठ पा रहा, क्या करें? क्योंकि बुरी आ रही है ना, बुरी चीज, हाइट भी गंदी सी आ रही है। तो 3.14 लेने से इजी हो जाएगा। 3.14 लेने से इजी हो जाएगा क्या? एक बार चेक कर लेते हैं, चलो। हाँ, हो भी सकता है, सही कह रहे हो, पर इसने बोला भी नहीं कि ले लो, क्योंकि वो कट जाएगा फिर 628। चलो उससे भी लेके चल लेते हैं। जैसे 2 पाई की वैल्यू मैंने 3.14 ले ली, बटे 100 करूंगा तो देखो ये 628 से पूरा 628 चला गया। आर की वैल्यू 5 है और एच प्लस का 5, तो थोड़ा सा चलो यहाँ से आसान हो गया, थोड़ी मतलब हिम्मत सी बन गई है ना। 628 से 628 ये 20 आ गया, तो h बराबर 15। तो h बराबर 15 तो मेरा पहले भी आ गया था। हाँ, मतलब हम सही कर रहे थे, इसका मतलब 2 पाई की वैल्यू फिर मैं वही 3.14 लेता हूँ, आर एच 150। चलो तो आ तो गया आंसर। 15 चौके 60, 15 एकम 15 और 6 21, 15 तिया 45 और 2 47, 470 के आसपास आ जाएगा, 471 का। ठीक है, फिर भी यार पहुंच गया अपन, है ना। अगला सवाल देखना। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ए बी बी सी सी ए बराबर आपका 30 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो प्यारे दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी का जब मैं होल स्क्वायर कर रहा हूं तो मैं लिखता हूं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी
प्लस का बी सी प्लस का सी ए। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये 100 आ गया, और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 60। अगर मैं 60 को माइनस कर दूं तो ये हो गया 40 के बराबर। ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलें, अगला करो। बोला गया है कि सर एक ऐसी संख्या है जो 3 से डिविजिबल है। कैसे? 3 से डिविजिबल है, 3 से। तो p प्लस क्यू की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी? जब कोई संख्या 3 से डिविजिबल है तो देखो 7 और 5 12 हो गया, 9 हो गया, 8 और 5 13 हो गया। अब 13 हो गया तो p और q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2, न्यूनतम वैल्यू, तभी वो 15 हो पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? बोलो, कर तो पा रहे हो ना? चलो एक एक रख देंगे दोनों को। p किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, सॉरी ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 80 दिनों में कर सकता है। 2 दिन अकेले कार्य करते हैं, तो टोटल वर्क क्या लूं? 240, 10, 80 का भाग दूंगा 3 बार। बी 2 दिन अकेले कार्य करता है, ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। अब यह प्रक्रिया चलती जाती है। बी 2 दिन अकेले काम करवा दिया, ए जो है वो क्या आ रहा है? तीसरे दिन आ रहा है। थर्ड डे। तो बात क्या है? बात यह है कि सर 16 यूनिट जो है 3 दिन में हो जाएगा। 16 एकम 16, 16 पंजे 80, तो 15 से गुणा कर दो, तो 45 दिन में 240 यूनिट हो जाएगा। 45 दिन में 240 यूनिट हो जाएगा। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप एक वृत्ताकार मैदान की परिधि का दुगना है। एक वर्गाकार मैदान का जो परिमाप होता है वो कितना होता है? 4 गुना भुजा। तो एक वृत्ताकार परिधि का दुगना है। चलिए, एक वृत्ताकार परिधि का दुगना है। अब बोला गया है यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, अब वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा हो जाएगी कितनी? 440, ठीक है। भुजा अगर 440 हो गई तो 4 गुणा 440 बराबर 4 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर। 4 से 4 कट चुका है, 22 से कट चुका है 20, तो आर की वैल्यू निकल कर आ गई है 140। अब जब आर की वैल्यू 140 निकल कर आती है तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल हो जाता है 616,000। क्यों? क्योंकि जब रेडियस अगर 14 होती है तो एरिया 616 होता है चार्ट के माध्यम से। चार्ट बड़ी काम की चीज है भाई, जो बच्चा यूज कर रहा है ना मजा आ रहा है उसको। अखिलेश ने एक निश्चित राशि अखिलेश ने एक निश्चित राशि का निवेश किया जो वार्षिक रूप से संयोजित 6% के वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 साल में इतने रुपए हो जाती है। अखिलेश द्वारा निवेश की गई राशि कितनी थी सर? अखिलेश ने एक निश्चित राशि का निवेश किया जो वार्षिक रूप से संयोजित 6% के वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। अब चक्रवर्ती ब्याज पर तो बात ऐसी है सर, 6% की दर से जो रेट आ रहा है वो आ रहा है 12.36, और अगर आप इसका अमाउंट की बात करोगे तो 112.36।
उसको 82,000 के बराबर कर दिया। 100% की वैल्यू की बात करोगे, 4 दूनी 8, बचे 3, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, और बताओ, और क्या, डिवाइड करो इससे, और क्या। अगर मैं 2800 ही इसको मान लेता तो एग्जाम्पल लेके देखता हूँ क्या आता। वैसे तो बहुत ही पास पास आ रहा है सब। 4 से कट जाता 7 बार, 25 पंजे 125, 12, 50 और 1 51, 7 7 49, बचे 2, 7 3 21, और 7 दूनी 14। ऐसा आ रहा है 73,000 कुछ आ रहा है, 73,200 के आसपास। जबकि ये एग्जैक्ट नहीं है। हमने क्या गड़बड़ करी है वो गड़बड़ भी देख लेते हैं। हमने इसको कम कर दिया तो ये आंसर ज़्यादा हो गया। आंसर 73,000 से कम आएगा, 73,200 से कम आएगा। अब 73,200 से कम आएगा यानी कि 73,000 के आसपास आ सकता है, यानी कि आंसर आ जाएगा 72,980। बिल्कुल ठीक जवाब है, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सारे दूर दूर भी हैं, ये हो ही नहीं सकते। एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, 22.5 डिग्री का कोण है, तो कोण पर अंतरित वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो ये भी बहुत आसानी से सिखाऊंगा। जब रेडियस 21 होती है तो 360 डिग्री होता है, तो एरिया 1386 होता है। और 22.5 डिग्री का अगर कोण बन रहा है तो ये बटे 16 हिस्सा हो गया एक तरीके से। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? किस किस बच्चे को समझ में आ गई बात? 22.5 डिग्री का है ना, तो एरिया पूछा गया है, तो बस अब सॉल्व कर लो। आप इसको 2 से काट लो 8 बार, 2 छिकी 12, 2 नाम 18, 2 तिया 6। अब 693 बटे 8, आठू आठू 64, बचे 5, 8 छिंग 48, बचे 5, 8 छिंग 48। ठीक है, बचे 5, चलते चलो, और क्या भाई, 8 8 64, बचे 5, 8 छिंग 48, बचे 5, 8 छिंग 48, बचे 2, 8 दूनी 16, बचे कितने, बचे 4, 8 पंजे 40। आंसर सी आ जाएगा। कैसा लगा? नेक्स्ट करो। के किस मान के लिए धनात्मक और मूल बराबर हैं? तो आप ये कह सकते हो कि आपके जो रियल और इक्वल रूट्स हैं कब हैं? डी बराबर 0। तो डी बराबर 0, तो यानी कि इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर यानी कि 2k का स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 3, 4k का स्क्वायर बराबर 36, के स्क्वायर बराबर 9, और के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 3। तो हमें तो पॉजिटिव 3 देना है, हमें तो प्लस का 3 देना है। एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी है। एक पिता की वर्तमान आयु एक पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी है। 8.5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। चार दूनी 8, 7 एकम 7, 8 में से 7 गया तो 1, 8.5 गुणा 3, तो पुत्र की वर्तमान आयु यही है, तो ये कितना हो जाएगा 25.3।
सॉरी 25.5, ए ऑप्शन 25.5। अगला करो, अरे करो भाई करो। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ी जाए और योगफल 294 से डिविजिबल हो जाए? कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो पहले तो ये होती है 99 99 99। ठीक है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये। अब बोला जा रहा है कि इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ये 294 से डिविजिबल हो जाए। आप मुझे एक चीज बताओ, लैंग्वेज को पढ़कर आप बताओ कि क्या जोड़ा जाए। यानी कि जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। तो आप यहां ध्यान रखना कि जो यहां रिमाइंडर आएगा वो नेगेटिव होना चाहिए। बात समझ में आ रही? मैं दोबारा रिपीट करूं कि अगर जो भी यहां रिमाइंडर आएगा वो नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो जोड़कर आप करोगे बराबर। ये पहला पॉइंट है। चलो सर, अब 294 का टेबल आना चाहिए। तो 294 को मैंने देखा 29 तिया 87 होता है, तो मैंने 3 का गुणा कर दिया। तो 3 चौके 12, 29 तिया 87 और 1 88, 882। अब 4 बार तो जा नहीं सकता क्योंकि वैसे भी फ्री हो, 116 पे चला जाएगा। तो अगर मैंने 3 बार इसमें भाग दे दिया, जो कि मेरा 882 आ चुका है, तो 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1। अब यहां पर देखो आपने फिर क्या कर दिया, 9 को उतार लिया। वर्गमूल थोड़ी निकाल रहे हो आप, है ना, सिंपल है, सिंपल लेके चलना है भाग। और जैसे बचपन में करते थे, 4 का गुणा किया। 4 चौके 16, 9 चौके 36 और 1 37, 4 दूनी 8 और 3 11, बैठ गया भाई साहब। यानी कि 4 बार जा रहा है गुरुजी, 1176। सर ऐसे करना है क्या? हाँ, कोई ट्रिक? देखो ट्रिक नहीं है ना, होगी। आप कॉन्सेप्ट को पहले फॉलो करो। ये वाला 9 आप उतार चुके हो, फिर ये वाले 9 की बारी आ रही है। अब ये वाला 9 पार खाएगा नहीं तो 0 आ जाएगा भाई साहब। ये वाला 9 कैसे भाई 39 में तो कैसे भाग जाएगा, आप खुद बता दो ना। बोले सर पॉइंट तो ठीक है। अब जब 39 में भाग नहीं जाएगा, जब 39 में भाग नहीं जा रहा, जब 9 उतर गया, तो क्या करें? तो कुछ मत करो। उतर गया ना ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, 39, 399, है ना? भाग तो जाएगा नहीं ना? भाई पूरा तो भाग जाएगा नहीं। हाँ तो ठीक है, तो 399 ले लेंगे। फिर एक बार चला गया, कितना बच रहा है? 105। अब मेरे प्यारे दोस्तों 105 ये तो पॉजिटिव में है, हमारे को रिमाइंडर चाहिए नेगेटिव में। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, अभी 105 आपका बच रहा है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये 105 आपका बच रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं 999999 में से अगर आप इस 105 को घटा देते हो, तो घटाने पर जो भी आएगा, जो भी आएगा वह 294 का गुणज होगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। और वो कितना गुणज होगा? 3401। होगा नहीं होगा? बोलो सर ठीक है। तो बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि फ्यूचर में अगर आप ऐसे अटको, तो इस एक लेने पर 294 कम 294 लेने पर तो पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप 2 ले लेते हो तो वहीं की वहीं आंसर ढेर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपको नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए। तो मैं आपको कहता हूं 294 इंटू 2 कितना होता है? जल्दी बताओ। 588। सर ये 588 क्या कर रहा है यहां पर? ये आपको नेगेटिव रिमाइंडर देने के काम आ रहा है। तो 18 में से 9 जाएंगे तो 9, ठीक है। और 17 में से 9 जाएंगे तो 9 और 8 17 और 189 नेगेटिव में आ रहा है, चेक कर लो। तो अब ये नेगेटिव में आने का क्या मतलब है कि इतना जोड़ोगे तब जाके डिविजिबल होगा।
समझ रहे हो सर? अगर पॉजिटिव रिमाइंडर आया तब क्या करते? जैसे कि हमारा रिमाइंडर पॉजिटिव 105 आया था, तो आप उसको 294 में से घटा देते, तो जो निकल कर आता वो कहता कि यार 189 आंसर होता। तो दो तीन तरीके इस तरह के आप लगा सकते हो। एक दुकानदार अपने सामान की खरीद के लिए निम्नलिखित छूट की स्कीम देता है, और वह स्कीम ज्ञात कीजिए जिससे कि अधिकतम छूट उसको मिले। अधिकतम छूट कैसे मिलेगी? 20 प्लस का 10 माइनस का 20 गुणा 10/100। तो जवाब देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 में से 2 गया, 28%। 8 खरीदें और 4 मुफ्त पाएं, 33.33%। 10% की छूट, 6 मुफ्त पाएं और 9 खरीदें, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 60%, 40% की छूट। तो बोला गया है कि अधिकतम छूट कहाँ है भाई? दिख तो रही है आपको, फोर्थ में 40% आपका डिस्काउंट पड़ रहा है। 88 21 21 आयामों वाले धातु के ठोस आयताकार ब्लॉक को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोला बना दिया आपने, πr3। r बराबर 21 हो गया। अब जब रेडियस 21 आ गई तो खेल खत्म। रमेश नाम का एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी इतने का लाभ अर्जित करता है। तो अंकित मूल्य क्या होगा? अगर क्रय मूल्य ये है तो क्या लगाओगे? MPCP वाला केस। 100 में से 20, 115, 23, 16, तो 16 बराबर 5600। 8 7 8 दूनी 16, 8 7 56, 23 सत्ते 23 इंटू 700/2, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 2, 8050। डी ऑप्शन 8, 8050। 26.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। इसके बाद वह विपरीत दिशा में 5 की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। 26.5 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। इसके बाद वह विपरीत दिशा में 5 की चाल से चल रहे एक अन्य व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बता दीजिए। ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है एक ट्रेन है 26.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हुए 18 सेकंड में पार करती है एक प्लेटफॉर्म को पार करने में। इसके बाद वह विपरीत दिशा में 5 की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को, तो व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई आएगी, और विपरीत दिशा में चल रहा है तो 31.5 हो जाएगा, 12 सेकंड का समय लगता है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बता दीजिए। देखो कैसे बताऊंगा। देखो 55 25 132.5, 12 पंजे 60, 12 एकम 12 और 6 18, 12 तिया 36 और 1 37। अरे ये क्या चक्कर है? 5/18 से गुणा कौन करेगा? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो सर जवाब आ गया 105। इसमें से घटा दो 27.5, आंसर आ गया 27.5। ठीक है।
मजा आ गया कि नहीं आ गया? ट्राइंगल ओ पी क्यू में एंगल पी जो है वो आपका समकोण है। ये ओ है, ये पी है और ये क्यू है। पी आपका समकोण है तो ओपी आपका 7 है और ओ क्यू और पी क्यू, तो आप ये समझ लो ना 7, 24, 25 आपका एक ट्रिपलेट होगा यार, और क्या। अब जब ये चीज दिमाग में कब आती है, जब आप ट्रिपलेट जानते हो, तो ये 7, 24, 25 का। अब साइन क्यू और साइन कॉस क्यू, देखो क्यू है ना, तो इन दोनों का योग आना है 31/25, 31/25। अगला कर लो, एक नाव धारा की चाल के अनुकूल इतने किलोमीटर, धारा के अनुकूल, धारा की चाल 3 है, नाव की चाल 22 है, अनुकूल 100 किलोमीटर जाने में 25 की रफ्तार से, धारा के प्रतिकूल 57 किलोमीटर जाने में 19, 4 और 3, 7 घंटे टोटल टाइम लगेगा। ये धारा के प्रतिकूल जो चाल हो जाएगी वो 19 हो जाएगी। अनुज ने 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद आज 45,000 रुपए की पूंजी के साथ जुड़ गया और 3 महीने बाद अंकित 60,000 रुपए की पूंजी के साथ जुड़ा, तो लाभ इतना है, तो अनुज का हिस्सा बताइए। अनुज ने 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके शुरू किया, 6 महीने बाद 45,000 के साथ जुड़ा अंकित, तो ये हो गया अनुज, आज, अंकित। 30,000, 45,000, 60,000, 3 0 3 0 3 0, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 15 चौके 60। तो देखो दोस्त, 6 महीने बाद और 3 महीने बाद, यानी कि 9 महीने, 3 महीने के लिए, ये 12 महीने, तो ये हो रहा है सर 24, ये हो रहा है भाई 18, ये हो रहा है 12, 6 चौके 24, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, तो 7 और 2 9 बराबर 18,000 है। एक बराबर अगर आपका 2,000 है, तो अनुज का हिस्सा कितना होगा? 8,000। अनुज का हिस्सा होगा 8,000। हाँ भाई, मजा आ गया? आना ही था वो तो, क्यों नहीं आएगा मजा? मजा तो दिया ही गया है आपको। तो भैया अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर करेंगे आप, पीडीएफ नीचे मिल जाएगी, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर सब पे मिल जाती है। और रेटिंग भी करो यार, 5 स्टार कम से कम, चॉकलेट खा लेंगे फिर अपन। नए बैच आपके आ रहे हैं, 10 तारीख से शुरू हो गए हैं और आ चुके हैं, आप ज्वाइन कर लो, ऑफर चल रहा है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आराम से मैं तो क्वेश्चन देता हूं, बच्चा सोच समझ के बढ़िया तरीके से ले हमारा, ठीक है। रेलवे प्राइम बैच नाम है उसका, जिसमें सारी सब्जेक्ट इतने में 1.5 साल की वैलिडिटी। अलग अलग लेना चाहते हो कॉम्बो ले सकते हो, मैथ रीजनिंग का भी डाला है, मैथ का भी है, अलग अलग भी है, ठीक है। तो जो भी ले लोगे यही ऑफर है, इससे बढ़िया दोबारा नहीं आएगा। अब आप डिसाइड करो कि आपको ऐसी अटेम्प्ट देना है इधर उधर भटक कर, या सिलेक्शन लेना है। ये ध्यान रखना, भीड़ पे भरोसा नहीं करना है, मेहनत पे करना है। आपको अगर मेहनत में कोई कमी नजर आए तो बोल देना, हमारी तो नहीं छोड़ते हम कमी, और इसी वजह से सिलेक्शन देते भी हैं लगातार। तो मैं 200 दिन देने के लिए रेडी हूं, आप मेरे साथ रेडी हैं तो तैयार हो जाइए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाकर प्राइम बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई कूपन नहीं लगाना और कोई क्यूआर पे पेमेंट नहीं करना, अपने यूपीआई से पेमेंट करो, बढ़िया, ठीक है। फाउंडेशन लेना है तो वीओडी ले सकते हो, इनके लिए भी कूपन लगा हुआ है। टारगेट लेना टारगेट ले सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो। मैंने आपको बता भी दिया है, शुरू में ही बता दिया कि भाई कौन सा बेस्ट है। जो आपको लेना है आपकी सहूलियत के लिए सारे बेस्ट हैं। ये वीओडी है, ये टारगेट है जल्दी रिवीजन के लिए, और ये प्राइम बैच है जो नया है, जिसमें थ्योरी व्योरी सब होगा, क्वेश्चन भी होंगे। तो लीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। कोई क्वेरी है तो कॉल या व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करते रहो, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताओ।